Hi everyone, welcome back. ये है क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर के क्वेश्चन आंसर्स. The first question is group the diseases shown in the images as communicable or non-communicable disease. आपको इनमें जो पिक्चर्स में इमेजेस में दिख रहे हैं उनको आपको कैटेगरीज में डिवाइड करना है कि कौन से कम्युनिकेबल है और कौन से नॉन कम्युनिकेबल. तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. सो कम्युनिकेबल डिजीजेस आर कोल्ड एंड फ्लू जो कि बहुत जल्दी फैलता है, टाइफाइड जो कि कम्युनिकेबल डिजीज है, चिकन पॉक्स इज अ कम्युनिकेबल डिजीज. नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो होते हैं वो है आपके डायबिटीज, एस्थमा. तो ये था इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है diseases can be broadly grouped into communicable and non-communicable diseases. From the options given below, identify the non-communicable diseases. डिजीजेस को हमने कैटेगरीज में ग्रुप में हम डाल सकते हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में. अब जो आपके पास जो नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं 4 डिजीजेस हैं उनमें आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन से हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं. तो जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं वो है टाइफाइड, एस्मा, डायबिटीज, मीजल्स. तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन यानी कि करेक्ट है वो कौन से होंगे? ए फर्स्ट एंड सेकेंड टाइफाइड एस्मा, या सेकेंड एंड थर्ड एस्मा डायबिटीज, या फर्स्ट एंड फोर्थ टाइफाइड मीजल्स, या सेकेंड एंड फोर्थ एस्मा एंड मीजल्स. तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको करेक्ट बताना है कि ये जो 4 आपके पास डिजीज गिवन है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इसमें से कौन सी है. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, एस्मा एंड डायबिटीज. ये दोनों ही आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है. So the right option is B, that is asthma and diabetes. Next जो question है वो है आपका there is a flu outbreak in your school. Several classmates are absent. स्कूल में फ्लू फैल रहा था तो इसलिए बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हुए. While some are still coming to school, coughing and sneezing. लेकिन फिर भी कुछ बच्चे स्कूल आ रहे थे, उनको खांसी भी थी, छींक भी थी. तो अब जो इसके बेसिस पे क्वेश्चन है वो है what immediate actions should the school take to prevent further spread. कि सबसे पहले जो स्कूल ऐसा क्या इमीडिएट एक्शन लेगा कि ये जो बीमारी है वो और फैले नहीं, फ्लू जो फैल रहा है वो और ज्यादा स्प्रेड ना हो. सेकेंड पूछा है इफ योर क्लासमेट हु शेयर्स द बेंच विथ यू स्टार्ट शोइंग सिम्टम्स ऑफ द फ्लू, हाउ कैन यू रिस्पॉन्ड इन अ कंसिडरेट वे विदाउट बीइंग रूड और हर्टफुल. अगर कोई क्लासमेट जो आपके साथ बेंच शेयर करते हो या करती हो उसको अगर फ्लू है, सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको, तो उसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? उसको बिना उसको रूड बिहेवियर अपना शो ना करते हुए, उसको हर्ट ना करते हुए आप उससे क्या कहोगे? नेक्स्ट है आपका हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्व्स एंड अदर्स फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड इन दिस सिचुएशन. आप अपने आप को और बाकी लोगों को इस सिचुएशन से इन्फेक्ट ना हो तो इसलिए क्या करोगे? तो आंसर्स देखते हैं. फर्स्ट था व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड द स्कूल टेक. तो इसका आंसर है कि स्कूल क्या इमीडिएट एक्शंस लेगा. एडवाइज 6 स्टूडेंट्स टू स्टे एट होम. जो बीमार हैं बहुत ज़्यादा तो उनको बोलेंगे कि आप घर पे रेस्ट कीजिए, ये ज़रूरी है ताकि वो फैले नहीं बीमारी. मेंटेन क्लेanलीनेस एंड हाइजीन. क्लेanलीनेस साफ सुथरा सफाई रखनी है और हाइजीन अपने आप को भी साफ रखना है, हाइजीन रखना है. एंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन इन क्लासरूम्स. क्लासरूम्स में प्रॉपर वेंटिलेशन हो ताकि धूल मिट्टी ना जमे और अच्छे से हवा आती रहे, पास होती रहे. Encourage covering the mouth and nose while coughing and sneezing. जब खांसी आ रही हो या छींक आ रही हो तो अपना मुंह और नाक बंद करना है टॉवल से या फिर मास्क लगाना है. वॉश हैंड्स रेगुलरली. बार बार अपने हाथ धोते रहना चाहिए ताकि गंदगी ना फैले और कीटाणु ना फैले. नेक्स्ट है हाउ कैन यू रिस्पॉन्ड टू योर सिक क्लासमेट. अपने क्लासमेट से आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? बी काइंड एंड सपोर्टिव. पहले बहुत अच्छे से सपोर्टिवली एंड काइंडली बिहेव करेंगे. नेक्स्ट है आपका सजेस्ट दैट दे विजिट अ डॉक्टर एंड टेक रेस्ट. उनको सजेस्ट करेंगे कि आप डॉक्टर के पास जाइए या रेस्ट कीजिए. अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स. अपने पर्सनल आइटम्स लाइक हैंकी, ये सब चीज़ें, लंच बॉक्स, स्पून्स, ये सब शेयर नहीं करना है क्योंकि इससे बहुत जल्दी फ्लू फैलता है. तो ये सब हम कर सकते हैं. और इसी क्वेश्चन के अंदर जो थर्ड पार्ट था वो उसका आंसर है हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स. इसके अंदर लिख सकते हैं अपने आप को और दूसरे लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे. फर्स्ट वॉश हैंड्स फ्रीक्वेंटली. अपने हाथ अच्छे से धोते रहेंगे ताकि गंदगी और कीटाणु ना फैले. वियर अ मास्क इफ नीडेड. जहाँ पे मास्क लगाने की जरूरत पड़ रही है तो मास्क लगाएंगे. अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट विद सिक पीपल. सिक पीपल यानी जो बीमार हैं उनसे
बहुत ज्यादा कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, क्लोजली कांटेक्ट नहीं रहेंगे, फिजिकली क्लोजली ज्यादा कांटेक्ट नहीं रखेंगे। कवर कफ्स एंड स्नीजेस, जब खांसी आ रही हो या छींक आ रही हो तो अपना मुंह ढकना है। तो इससे जो हम अपने आप को भी और दूसरे लोगों को भी सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, योर फैमिली इज प्लानिंग टू ट्रैवल टू अनदर सिटी वेयर मलेरिया इज प्रेवलेंट। आपकी फैमिली जो है वो दूसरे सिटी में ट्रैवल करने का प्लान बना रही है जहां पर मलेरिया बहुत मात्रा में फैला हुआ है। सो व्हाट प्रिकॉशंस शुड यू टेक बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रिप। तो क्या सावधानी बरतेंगे आप ट्रिप में जाने से पहले, ट्रिप में रहते हुए और ट्रिप खत्म होने के बाद। हाउ कैन यू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉस्किटो नेट्स और रेपेलेंट्स टू योर सिबलिंग। किस तरह से अपने भाई बहन को मॉस्किटो नेट्स के फायदे और उनके जो मॉस्किटो से बचने के लिए जो दवाइयाँ होती है जैसे कि ओडोमोस काइंड ऑफ रेपेलेंट्स वगैरह, इनसे इनके क्या फायदे होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, ये बताएंगे। व्हाट कुड हैपन इफ ट्रैवलर्स इग्नोर हेल्थ एडवाइजरीज इन सच एरियाज। और ट्रैवलर्स क्या होता है जब कोई यात्री इस तरह के एरिया में जाता है तो हेल्थ जो एडवाइजरीज होती है उसको फॉलो ना करना, हेल्थ से रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको फॉलो ना करने पर क्या क्या हो सकता है, तो इसके बारे में आपको आंसर देना है। तो वन बाय वन हम इसका आंसर देंगे। तो फर्स्ट है प्रिकॉशंस बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रिप, जिसका आंसर है यूज मॉस्किटो नेट्स एंड रेपेलेंट्स। मॉस्किटो नेट्स और रेपेलेंट्स यूज करना है। वियर फुल स्लीव क्लोथ्स, कपड़े जो है वो पूरे हाथ के, अगर हाथ बाजू वाले होते हैं और अच्छे से कवर्ड क्लोथ पहनेंगे तो मच्छर नहीं काटेंगे। अवॉइड स्टैग्नेंट वाटर नियर योर स्टे, जमा हुआ पानी नहीं रखना है घर के आसपास भी, जहां पर आप रह रहे हो वहां पर जमा हुआ पानी ना हो, स्टैग्नेंट वाटर ना हो, क्योंकि जमे हुए पानी के अंदर ही मच्छर ज्यादा फैलते हैं। सीक मेडिकल हेल्प इफ सिम्टम्स अपीयर, अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं, मलेरिया अगर कुछ भी सिम्टम्स दिख रहा है तो जल्दी से आपको मेडिकल हेल्प लेनी है, यानी डॉक्टर के पास जाना है। इंपॉर्टेंस ऑफ मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स, अपने सिबलिंग्स को कैसे, अपने भाई बहन को कैसे समझाओगे कि मॉस्किटो नेट्स और रिपेलेंट्स क्यों जरूरी है। दे प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट्स एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ मलेरिया, मॉस्किटो के जो काटने से यानी बाइट से हम बच सकेंगे और मलेरिया नहीं फैलेगा। इफ ट्रैवलर्स इग्नोर हेल्थ एडवाइजरीज, अगर यात्री अपने जो सावधानी ना बरते यानी कि हेल्थ के एडवाइसेस ना माने तो क्या होगा। दे मे गेट इन्फेक्टेड विथ मलेरिया एंड स्प्रेड इलनेस टू अदर्स, अगर वो नहीं मानेंगे तो हो सकता है कि वो इन्फेक्ट हो जाए और इस तरह से मलेरिया फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर अंकल हैज स्टार्टेड स्मोकिंग जस्ट टू फिट इन विथ हिज फ्रेंड्स even though it is well known that smoking can seriously harm health and even cause death। आपके अंकल ने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ रहने के लिए, उनके ग्रुप एंजॉय करने के लिए, यहाँ तक कि जानते हुए कि स्मोकिंग बहुत खतरनाक है हेल्थ के लिए भी और यहाँ तक इससे डेथ भी हो सकती है। तो इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट वुड यू से टू हिम टू मेक हिम स्टॉप विदाउट बीइंग रूड। तो आप उनसे क्या कहेंगे कि वो स्मोकिंग स्टॉप कर दे, ऐसा बिना रूड हुए, ऐसा क्या कहेंगे। What would you do if your friend offers you a cigarette at a party? आप क्या करेंगे जब अगर आपका कोई फ्रेंड पार्टी में सिगरेट ऑफर कर रहा हो तो। How can schools help prevent students from indulging in such harmful habits? किस तरह से स्कूल जो है अपने स्टूडेंट्स को रोकेंगे इस तरह के हार्मफुल हैबिट्स में से बचने के लिए या इनमें ना फंसने के लिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर होगा। तो फर्स्ट वाला था कि व्हाट वुड यू से टू हिम टू मेक हिम स्टॉप विदाउट बीइंग रूड, कि बिना रूड हुए, बिना कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोले बिना आप अपने अंकल को कैसे स्टॉप करेंगे, यानी पोलाइटली आप कैसे उनको स्टॉप करेंगे। तो इसका आंसर है, आई वुड से स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ एंड कैन कॉज सीरियस डिजीजेस। मैं ये कहूंगी कि स्मोकिंग जो है वो हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है, बहुत ही खतरनाक है और इससे बहुत भयानक बीमारी हो सकती है। It is better to quit smoking and choose a healthy lifestyle for your own well-being। इससे अच्छा है कि ये स्मोकिंग आपको छोड़ देनी चाहिए ताकि आप अच्छे से हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके अपने खुद की हेल्थ के लिए, अपने खुद के वेलबींग के लिए। तो आप इस तरह से पोलाइटली बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट वुड यू डू टू इफ योर फ्रेंड ऑफर्स यू अ सिगरेट एट अ पार्टी। अगर पार्टी में आपका फ्रेंड सिगरेट ऑफर कर रहा है तो आप उसको कैसे मना करेंगे। तो उसके आंसर में आप लिख सकते हैं, आई वुड पोलाइटली रिफ्यूज द सिगरेट एंड एक्सप्लेन दैट स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ। मैं पोलाइटली रिफ्यूज करूंगी
और मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगी कि स्मोकिंग जो है वो हार्मफुल है हेल्थ के लिए। तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट था इस क्वेश्चन का, हाउ कैन स्कूल्स हेल्प प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडल्जिंग इन सच हार्मफुल हैबिट्स। स्कूल्स अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से इस हार्मफुल हैबिट से बचाने के लिए, इसमें इन्वॉल्व ना होने के लिए क्या करेंगे। तो स्कूल कैन conduct awareness programs about the harmful effects of smoking. स्कूल एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट कर सकती है ताकि बता सके बच्चों को कि स्मोकिंग कितना खतरनाक है, अपने इफेक्ट को कितना हेल्थ को इफेक्ट करता है। टीच स्टूडेंट्स अबाउट हेल्दी हैबिट्स, बच्चों को सिखाना कि हेल्दी हैबिट्स क्या है। तो ये आप कर सकते हैं, स्कूल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं एनकरेज एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज। स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज करेंगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी, तो स्मोकिंग वगैरह चीजों पर ध्यान ही नहीं जाएगा। तो ऐसे आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो ये था इसका आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानिया क्लेम्स टू हर फ्रेंड विनीता दैट एंटीबायोटिक्स कैन क्योर एनी इन्फेक्शन, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट डिजीजेस। सानिया ने अपने फ्रेंड के से ये क्लेम किया कि एंटीबायोटिक्स जो है वो हर इन्फेक्शन को क्योर कर देती है, यानी ठीक कर देती है, इसलिए हमें बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है या घबराने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट क्वेश्चंस कैन विनीता आस्क हर टू हेल्प सानिया अंडरस्टैंड दैट हर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो विनीता ऐसे क्या क्वेश्चंस पूछेगी सानिया से कि वो इस स्टेटमेंट को समझ सके कि उसने जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत है। उसको ये समझाने के लिए वो क्या क्वेश्चंस पूछेगी विनीता। तो क्वेश्चंस विनीता कैन आस्क सानिया, विनीता जो है वो सानिया से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती है ताकि वो ये समझा सके कि जो उसने स्टेटमेंट दिया है वो गलत है। तो ये कुछ क्वेश्चंस वो हो सकते हैं जैसे कि डू एंटीबायोटिक्स वर्क अगेंस्ट वायरसेस एज वेल एज बैक्टीरिया, कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अलावा वायरसेस पे भी काम करेगी। कैन एंटीबायोटिक्स क्योर डिजीजेस लाइक कोल्ड, फ्लू और चिकन पॉक्स, क्या एंटीबायोटिक्स कोल्ड जैसी बीमारी, फ्लू जैसी बीमारी या चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों को ठीक कर सकती है। What happens if antibiotics are used unnecessarily? अगर हम एंटीबायोटिक्स को ऐसे ही यूज करते रहे या खाते रहे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, अननेसेसरीली, जरूरत ही ना हो फिर भी हम खाते रहे, तो क्या होगा। शुड एंटीबायोटिक्स बी टेकन ओनली ऑन डॉक्टर्स एडवाइस, क्या डॉक्टर के एडवाइस से ही हमें एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए है, ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कुछ विनीता पूछ सकती है सानिया से ताकि वो ये समझ सके कि जो उसने स्टेटमेंट दिया है वो गलत है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ डेंगू केसेस रिपोर्टेड इन अ हॉस्पिटल ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब डेंगू केसेस जो हो रहे हैं पूरे हॉस्पिटल में एक साल में जितने केसेस आए हैं उसमें उसका कुछ टेबल में इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो अब आपको क्या करना है, आप इस टेबल को आप ध्यान से देखिए। ये मंथ दे रखे हैं पूरे साल भर में कितने डेंगू केसेस आए हैं उसके बारे में। नेक्स्ट, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है, मेक अ बार ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ केसेस ऑन द वाई एक्सिस एंड द मंथ ऑन द एक्स एक्सिस, क्रिटिकली एनालाइज योर फाइंडिंग्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको बार ग्राफ बनाना है, नंबर ऑफ केसेस आपको वाई एक्सिस पे रखना है और मंथ्स आपको एक्स एक्सिस पे, यानी कि हॉरिजॉन्टल आपका आएगा एक्स एक्सिस जो कि मंथ्स होंगे और वर्टिकली आपको लिखना है वाई एक्सिस जो कि नंबर ऑफ केसेस है। तो आप इस तरह से बार ग्राफ बना सकते हैं। देखिए ये इस तरह का बार ग्राफ है। तो एक्स एक्सिस पे आपको मंथ्स लिखना है, वाई पे आपको नंबर ऑफ डेंगू केसेस, और ये जो टाइटल बन जाएगा आपका नंबर ऑफ डेंगू केसेस रिपोर्टेड इन अ हॉस्पिटल ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल में हॉस्पिटल में जितने भी डेंगू केसेस आए हैं उसके बारे में ये ग्राफ तैयार किया गया है। मंथ्स जनवरी टू दिसंबर है, जनवरी में 10 आए थे तो 10 इस तरह से बना सकते हैं बार ग्राफ, फरवरी में 12, मार्च 15, अप्रैल 18, मई 22, जून 40, जुलाई 65, अगस्त 65, सितंबर 65, अक्टूबर 30, नवंबर 30 एंड दिसंबर 20। तो इसके बेसिस पे आपने ये बना दिया है बार ग्राफ। अब जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप देखिए क्या पूछा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 मंथ्स जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तीनों 65 वाला है। तो इन विच 3 मंथ्स वर द डेंगू केसेस हाईएस्ट, सबसे ज्यादा किन 3 महीने में डेंगू केसेस सबसे ज्यादा हाई था वो आपको बताना है। तो आपने देखा वहां पे जुलाई, अगस्त एंड सितंबर 65 केसेस आए थे तीनों महीनों में, जुलाई में 65, अगस्त 65 एंड सितंबर में 65। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं ग्राफ को देखते हुए।
नेक्स्ट था इन विच मंथ वर द केसेस लोएस्ट, किस महीने में सबसे कम केस आया था, तो वो था जनवरी में। जनवरी में सबसे कम था जो कि 10 केसेस था। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है वो पूछा है इसके बेसिस पे, यहाँ पर आपका देख रखा है, व्हाट नेचुरल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स ड्यूरिंग द पीक मंथ्स माइट कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज इन डेंगू केसेस। क्या नेचुरल या एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से सबसे ज्यादा डेंगू केसेस बढ़ रहे हैं पीक मंथ्स में, इसको केसेस को बढ़ाने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो कौन सी चीजें हैं जो की वजह से डेंगू केसेस बढ़ रहे हैं, तो वो है रेनफॉल लीडिंग टू स्टैग्नेंट वाटर, बारिश होने की वजह से पानी इकट्ठा होना, इंक्रीज मॉस्किटो ब्रीडिंग, मॉस्किटो की जो ब्रीडिंग है यानी मॉस्किटो जो बहुत ज्यादा तादाद में फैल रही है, वार्म एंड ह्यूमिड वेदर, वार्म और ह्यूमिड यानी कि नमी वाला मौसम होने की वजह से इनकी ब्रीडिंग ज्यादा हो रही है और केसेस ज्यादा हो रहे हैं। अब जो नेक्स्ट है इसके जो फोर्थ जो पार्ट क्वेश्चन है वो पूछा है आपसे, suggest a few preventive steps that the community or government can take before the peak season to reduce the spread of dengue। ऐसे कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स बताइए जो कि कम्युनिटी सजेस्ट कर सकती है या गवर्नमेंट लेकर आ सकती है कि पीक सीजन्स में यानी जुलाई अगस्त सितंबर में सबसे ज्यादा होता है, उस समय इसके जो केसेस है वो फैलने से रोक सके। तो प्रिवेंटिव स्टेप्स हो सकते हैं, रिमूव स्टैग्नेंट वाटर, इकट्ठा हुआ पानी को हटाना है, इकट्ठा ही नहीं होने देना, तो उससे मच्छर नहीं फैलेंगे। कीप सराउंडिंग्स क्लीन, सराउंडिंग यानी आसपास के एरिया को क्लीन रखना है। यूज मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स, मॉस्किटो नेट्स या मॉस्किटो क्रीम्स वगैरह जो होते हैं वो इनको यूज करना है। कंडक्ट अवेयरनेस कैंपेन्स एंड फॉगिंग, अवेयरनेस के लोगों को बताना है कि मॉस्किटो नेट्स और रिपेलेंट्स वगैरह यूज करना है, अपने सराउंडिंग्स क्लीन करनी है, स्टैग्नेंट वाटर इकट्ठा नहीं करना, कैंपेन्स चलाने हैं। और फॉगिंग जो होता है डीडीटी वगैरह पाउडर्स फॉगिंग के थ्रू रिलीज की जाती है, गवर्नमेंट ऐसे कर सकती है। Imagine you are in charge of a school health campaign. What key messages would you use to reduce communicable and non-communicable disease? मान लीजिए आप स्कूल हेल्थ कैंपेन के इंचार्ज हैं, तो आप क्या मैसेज देंगे कि ये जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने के लिए या ये ना फैले, इसलिए आप क्या मैसेजेस दे सकते हैं। तो उसके आंसर में आप कुछ लिख सकते हैं दैट की मैसेजेस फॉर अ स्कूल हेल्थ कैंपेन। तो फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं मेंटेन गुड हाइजीन बाय वॉशिंग हैंड्स। वॉशिंग हैंड्स यानी हाथ धोते रहिए, अपने आप गुड हाइजीन मेंटेन रखिए, साफ सुथरा रहिए। रेगुलरली एंड कीपिंग सराउंडिंग क्लीन, रेगुलरली वॉश करना है, टेकिंग बैथ और सराउंडिंग्स क्लीन रखना है। ड्रिंक क्लीन वाटर एंड ईट हेल्दी फूड, क्लीन वाटर यानी साफ पानी पीना है, अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है। टेक वैक्सीनेशंस ऑन टाइम टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस, वैक्सीनेशन लेना है टाइम पे ताकि जो खतरनाक बीमारी से बच सके। कवर माउथ एंड नोज वाइल कॉफिंग और स्नीजिंग टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस, जब भी खांसी आती है या छींक आती है तो आप अपना नाक और मुंह बंद कर सकते हैं ताकि इन्फेक्शंस ना फैले। एक्सरसाइज रेगुलरली एंड फॉलो अ बैलेंस डाइट, डेली एक्सरसाइज करना है और बैलेंस डाइट खाना है यानी न्यूट्रिशियस खाना जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब मिनरल्स ये सब अच्छे से मात्रा में हो। फैट्स कम यूज कीजिए। अवॉइड हार्मफुल हैबिट्स लाइक स्मोकिंग एंड टोबैको यूज, हार्मफुल हैबिट्स जैसे कि टोबैको यूज और स्मोकिंग वगैरह ये नहीं करना है ताकि हेल्थ खराब ना हो। गेट इनफ स्लीप एंड मैनेज स्ट्रेस, अच्छी स्लीप यानी अच्छी नींद लेनी है और स्ट्रेस को मैनेज करना है। विजिट अ डॉक्टर व्हेन नीडेड एंड डू नॉट टेक मेडिसिन विदाउट एडवाइस, जब भी जरूरत हो डॉक्टर के पास जाइए और बिना डॉक्टर के एडवाइस के बिना कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। तो इस तरह के अगर पॉइंट्स या मैसेजेस आप स्प्रेड कर सकते हैं या लोगों को पहुंचा सकते हैं तो काफी चीजें रिड्यूस हो सकती है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नेक्स्ट है, इट इज रिकमेंडेड दैट वी शुड नॉट टेक एन एंटीबायोटिक फॉर अ वायरल इन्फेक्शन लाइक अ कोल्ड, अ कॉफ और फ्लू। ये रिकमेंड किया जाता है कि जो एंटीबायोटिक्स होती है वो वायरल इन्फेक्शन जैसे कि कोल्ड हुआ, खांसी हुई या फ्लू हुए उनमें नहीं लेनी है। कैन यू प्रोवाइड अ पॉसिबल रीजन फॉर दिस रिकमेंडेशन, क्या आप बता सकते हैं इसका कारण क्या है और ये क्यों रिकमेंड किया गया है। तो इसका जो रीजन है वो आप आंसर में लिख सकते हैं, ये है एंटीबायोटिक्स वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया बट वायरल इन्फेक्शंस लाइक कोल्ड, कॉफ एंड फ्लू आर कॉज्ड बाय वायरसेस। एंटीबायोटिक्स जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, लेकिन जो वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि कोल्ड, कफ और फ्लू है ये वायरसेस से होते हैं। Therefore,
एंटीबायोटिक्स डू नॉट हेल्प इन ट्रीटिंग दीज इन्फेक्शंस, इसलिए एंटीबायोटिक्स जो है वो इन इन्फेक्शंस को ठीक नहीं करता। Unnecessary use of antibiotics can also make bacteria resistant to them. अगर हम unnecessary antibiotics लेंगे तो ये जो antibiotics है वो अच्छे बैक्टीरिया को भी खराब कर देगी, और जो बैक्टीरिया होते हैं जो वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बन जाएगा, यानी कि उन पे फिर उन एंटीबायोटिक्स का असर ही नहीं रहेगा। Which disease among the following may spread if drinking water gets contaminated by the excreta from an infected person? अगर पीने वाला पानी जो है वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के वेस्ट यानी एक्सक्रीटा से कंटामिनेटेड हो जाए, उससे मिल जाए और गंदा हो जाए, और अगर वो कोई पी लेता है, तो इनमें से कौन सी बीमारी फैल सकती है? ये जो नीचे कुछ बीमारी दे रखी है उनमें से क्या फैल सकता है? हेपेटाइटिस ए, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियोमाइलिटिस, कॉलेरा। तो इनमें से जो आंसर है वो है डिजीजेस दैट मे स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, वो है हेपेटाइटिस ए, पोलियोमाइलिटिस एंड कॉलेरा। ये 3 डिजीजेस हैं जो कि ड्रिंकिंग वाटर व्हेन इन्फेक्टेड या कंटामिनेटेड विद एक्सक्रीटा ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। These diseases can spread through the fecal-oral route when water gets contaminated by the excreta of an infected person. ये फीकल ओरल रूट के थ्रू या गंदगी के जब पानी जो है वो गंदगी से मिल जाता है और वो गंदा पानी जब पी लेते हैं तो इस तरह की बीमारियां फैल सकती है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, when our body encounters a pathogen for the first time, the immune response is generally low. But on exposure to the same pathogen again, the immune response by the body is much more compared to the first exposure. Why is it so? जब हमारी बॉडी पहली बार किसी भी पैथोजन या किसी भी कीटाणु से या किसी भी लाइक बैक्टीरिया वगैरह से फर्स्ट टाइम एनकाउंटर करती है, तो हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इम्यूनिटी का जो हमारा जो बॉडी रिस्पॉन्स करती है वो जनरली कम होता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब सेम पैथोजन दोबारा हमें अटैक करता है तो हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, बॉडी जब रिएक्ट करती है तो वो अच्छे से रिएक्ट करती है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर मैंने 2 आंसर दिए हैं, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर। तो शॉर्ट आंसर इसलिए बिकॉज क्वेश्चन के हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं, मार्क्स के हिसाब से। कम मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा होगा तो बड़ा लिख सकते हैं। लाइक शॉर्ट आंसर में आप लिखेंगे व्हेन अ पैथोजन एंटर्स आवर बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम, आवर इम्यून सिस्टम टेक्स टाइम टू आइडेंटिफाई इट एंड फाइट अगेंस्ट इट। जब पैथोजन पहली बार हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम टाइम लगाता है उसको पहचानने में, उससे फाइट करने में। सो द इम्यून रिस्पॉन्स इज स्लो एंड वीक, इसलिए हमारा इम्यून का जो रिस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है और वीक होता है। When the same pathogen enters the body again, the immune system remembers it and quickly fight against it with a stronger response. लेकिन जैसे ही सेम पैथोजन, सेम बैक्टीरिया काइंड ऑफ अगर वो वापस हमारी बॉडी के अंदर फिर से हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो इम्यून सिस्टम जो होता है उसको याद रखता है और फिर क्विकली इसके अगेंस्ट फाइट करता है और स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स देता है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ मेमोरी सेल्स फॉर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट इन्फेक्शन। वो इसलिए हुआ क्योंकि मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस हो गई जो कि फर्स्ट इन्फेक्शन में जो बनी थी, वो मेमोरी सेल्स ने सेकेंड टाइम इम्यून सिस्टम को बता दिया। लॉन्ग आंसर में आप लिख सकते हैं व्हेन अ पैथोजन एंटर्स आवर बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम, द इम्यून सिस्टम टेक्स सम टाइम टू रिकॉग्नाइज इट एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट। जब पहली बार पैथोजन हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो इम्यून सिस्टम जो है थोड़ा टाइम लगाती है उसको पहचानने में, फिर उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज बनाती है। Therefore, the immune response is slow and less effective. इसलिए इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो कम होता है, धीरे होता है और लेस इफेक्टिव होता है। When the same pathogen enters the body again, जब सेम तरह का पैथोजन वापस हमारी बॉडी के अंदर अटैक करता है, the immune system remembers it with the help of memory cells. हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो मेमोरी सेल की मदद से उसको याद रखता है। These cells quickly recognize the pathogen. ये सेल्स पहचान लेते हैं इस पैथोजन को and produce a stronger and faster immune response to fight the infection. फिर वो इम्यून सिस्टम को बताती है और इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट बहुत जल्दी और फास्ट रिस्पॉन्स करती है, फाइट करती है। दिस इज वाई द इम्यून रिस्पॉन्स इज मच हायर ड्यूरिंग द सेकेंड एक्सपोजर। इसलिए दूसरी बार इम्यून सिस्टम जो होता है वो अच्छे से रिएक्ट करता है सेकेंड एक्सपोजर पर। तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर्स करूंगी।
So thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe. Till then, bye bye. Take care.